सप्लाई का सेक्शन 7(1)(a) हम देख रहे हैं। उसमें हमने कहाँ तक देखा था? ऑल फॉर्म्स, ये हमने समझ लिया। गुड सर्विस को हमने समझ लिया। मेड और एग्री टू बी मेड को हमने देख लिया। कंसिडरेशन हो गया। पर्सन इंक्लूड्स, पर्सन क्या है? पर्सन में एन इंडिविजुअल, HUF, फर्म, LLP, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, any corporation established by under any central, state or provincial act or government company as defined in section 245 of Companies Act 213. A local authority, a company, any body corporate incorporated by or under the laws of a country outside India, central government, state government, every artificial judicial person not falling above an association of person or body of individuals whether incorporated or not in India or outside India, trust, a cooperative society registered under any law relating to cooperative societies, और सोसाइटी as defined under the Society Registration Act 1860. पर्सन में ये सब इंक्लूड होंगे। पर्सन इंक्लूड्स में इतने सारे पर्सन होते हैं। अब लास्ट क्या रह गया इसमें? इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई ऑफ गुड्स मस्ट बी। जीएसटी कब आएगा? जीएसटी की लेवी कब होगी? जब सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज मस्ट बी इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। If any supply not in the course of or in furtherance of business, even though for consideration, then it shall not be treated as supply as per section 7(1). अब इसमें देखो, किसी का जीएसटी नंबर है, वो बिजनेसमैन है, उसका जीएसटी नंबर उसने बिजनेस के लिए रजिस्टर किया। अब वो जो पर्सनल चीजें परचेज करेगा, जैसे कि अभी देखो, या एन इंडिविजुअल बाइज अ कार फॉर पर्सनल यूज and after a year sells it to a car dealer, will the transaction be a supply in terms of GST Act? Give reason for the answer. ये सप्लाई नहीं है। No, because supply is not made by the individual in the course of furtherance of business. Further, no input tax rate was admissible on such car at the time of its acquisition as it was meant for non-business purpose. अब एक बार रजिस्ट्रेशन नंबर निकाल लिया तो वो बिजनेस के लिए भी परचेज करेगा, सेल करेगा, और पर्सनल चीजें जो होगी वो भी परचेज करेगा। अब उसने घर में गोल्ड परचेज किया तो वो तो उसका पर्सनल पर्पस के लिए परचेज किया, तो वो बिजनेस पर्पस नहीं है, तो वो सप्लाई के स्कोप में नहीं आएगा। घर के लिए फर्नीचर परचेस करेगा, घर के लिए टीवी परचेस करेगा, वॉशिंग मशीन परचेस करेगा, रेफ्रिजरेटर परचेस करेगा, बहुत सारी चीजें हैं जो हम घर के लिए परचेस करेंगे और लोग करते भी है, लेकिन उनका बिजनेस अलग है, प्रोफेशन अलग है, अर्निंग सोर्स अलग है। तो जीएसटी नंबर है मतलब अब सब कुछ परचेस करेगा तो सबका जीएसटी का क्रेडिट मिलेगा उसको? नॉट नेसेसरी, ये जरूरी नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये। तो इसके लिए जरूरी था वहां मेंशन होना कि इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। वो बिजनेस के लिए है कि नहीं वो देखो। बिजनेस के रिलेटेड अगर परचेस है तो ही आएगा उसमें, नहीं तो नहीं है। ना उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा परचेस करेगा तब, और जब वो सेल करेगा तो उसके ऊपर कोई टैक्स कलेक्ट करना नहीं है उसको। व्हाट इज बिजनेस? अब बिजनेस का सेक्शन है 217। सेक्शन 2 में क्लॉज 17 में बिजनेस के बारे में दिया। अब बिजनेस में देखो क्या क्या आता है। बिजनेस इंक्लूड्स
एनी ट्रेड, एनी ट्रेड। अब ट्रेड और कॉमर्स में क्या डिफरेंस है? जो छोटे लेवल पे करते हैं तो उसको ट्रेड कहा जाता है, और बड़े लेवल पे करते हैं तो उसको कॉमर्स बोलते हैं। ट्रेड, कॉमर्स। तो इसमें जो इनवर्ड सप्लाई होगा, आउटवर्ड सप्लाई होगा, वो बड़े पैमाने पे होगा। जैसे भी डीमार्ट का हो रहा है, या कोई ऑनलाइन कोई स्कीम निकालता है तो 4 घंटे में उसका करोड़ों का सेल हो जाता है। तो ट्रेड है, कॉमर्स है, उसमें जो ट्रांजैक्शंस है वो देखो कितने छोटे लेवल पे है, बड़े लेवल पे, बस वही डिफरेंस है। ट्रेड में खरीदी बिक्री तो होगी, लेकिन उसका स्कोप जो है वो वाइड है, तो कॉमर्स। लिमिटेड है तो ट्रेड। मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या? चीज़ों को बनाना, ए बी सी लेके प्रोसेस करके पी बना रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग हो गया। प्रोफेशन, प्रोफेशन और वोकेशन में क्या डिफरेंस है? अब डॉक्टर बनने के लिए आपको कुछ डिग्री लेना पड़ेगा, एग्रीकल्चर लेना पड़ेगा, तो यूनिवर्सिटी है, उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका कोर्स होना चाहिए। लेकिन अगर आप सिंगर हो, सिंगर हो तो उसके लिए कोई एग्जाम नहीं देना पड़ता। अब कुछ टीवी प्रोग्राम आते हैं, देखो उसमें छोटे छोटे बच्चे डांस करते हैं, गाना गाते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज करते हैं, तो उनके पास इनबॉर्न टैलेंट है, जन्म से ही उनके पास वो कुछ कला है, आर्ट है, तो वो दिखा रहे, तो उससे उनको पैसा भी मिल रहा है। चाहे आप प्रोफेशन करो या वोकेशन करो, वो भी बिजनेस में आता है। एडवेंचर, वेजर, एडवेंचर, वेजर। वेजर मतलब जुआ हो गया, एडवेंचर मतलब साहस। समझो अभी कोई किसी के पास कोई पैसा है, तो पार्टनरशिप में उसने कोई बिजनेस में इन्वेस्ट किया, किसी ने देखो कुछ मालूम नहीं है, कुछ भी नहीं है, बोले ठीक है, समझ लो ना कि मैंने कुछ एडवेंचर कर रहा हूँ, किसी के ऊपर विश्वास कर रहा हूँ, समझ लो कि मैंने कुछ एडवेंचर कर लिया, इससे मुझे फायदा होगा नहीं होगा देखेंगे आगे। एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज, एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज, वेदर और नॉट, वेदर और नॉट इट इज फॉर अ पिक्यूनियरी बेनिफिट, मतलब उसमें पैसा आए ना आए, ये सोच के किया हो नहीं किया हो, पैसे के लिए किया हो या नहीं किया हो, आपने अगर ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज अगर आप करते हो, तो उसमें ये नहीं देखना है कि वो पैसे के लिए कर रहे हो, मतलब कुछ अर्निंग करने के लिए कर रहे हैं या शौक से कर रहे हैं, या टाइम वक्त नहीं गुजर रहा है इसके लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों के पास पैसा होता है लेकिन उनका वक्त नहीं कटता है, तो क्या करते हैं, कोई बिजनेस प्रोफेशन निकालते हैं, चलो 4 लोगों से मिलते भी रहेंगे और अपना दिन चला जाएगा। कुछ इंटरेक्शन चाहिए ना, जिंदा आदमी है, 4 लोगों को मिलेगा, 4 लोग उससे बात करेंगे, कुछ तो जीवन अपना जो लाइफ है वो आगे जाएगा। तो पर्पस कुछ भी हो, पर्पस कुछ भी हो, अगर ये आप एक्टिविटीज कर रहे हो तो बिजनेस है। इट मीन्स इंटेंशन टू अर्न द प्रॉफिट इज नॉट अ क्राइटेरियन इन डिटर्मिनेशन द स्टेट्स ऑफ बिजनेस। प्रॉफिट ही होने के लिए मैं कर रहा हूं, पैसा ही अर्न करने के लिए कर रहा हूं, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होगा। बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशन, वोकेशन, एडवेंचर, वेजर और एनी अदर सिमिलर एक्टिविटीज अगर है तो वो बिजनेस में आ जाएगा। अब जब बिजनेस करते हैं तो उसको आगे बढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटी एडिशनली करनी पड़ती है। तो एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी, मतलब वो सेकेंडरी है, सपोर्टिंग है। अगर बिजनेस करते हैं तो उसका कोई मटेरियल है तो उसका ट्रांसपोर्ट करना पड़ेगा, लोडिंग अनलोडिंग करना पड़ेगा, पैकिंग करना पड़ेगा, हो सकता है तो उसका इंस्टॉलेशन, इंश्योरेंस, ये सब कुछ करना पड़ता है। तो वो खुद नहीं करते, किसी और से करवा के लेते, या वो करना पड़ता है। तो इन कनेक्शन विद और इंसिडेंटल और एंसिलरी टू सब क्लॉज ए में जो करते हैं उसके लिए कुछ और भी करते हैं। सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर और स्क्रैप बाय ट्रेडर ऑफ मोबाइल शॉप,
अब अपना बिजनेस है तो उसमें फर्नीचर बन गया तो खराब हो गया, बाद में उसको निकाल दिया, नया बना दिया, वो बेच दिया, तो वो बिजनेस नहीं है। लेकिन अब बिजनेस आगे बढ़ाने के लिए फर्नीचर नया चाहिए, इंटीरियर चाहिए, तो पुराना कुछ बेच दिया। सेल ऑफ ओल्ड मशीनरी बाय मैन्युफैक्चरर, तो ये आप लोग, ये मेरा बिजनेस नहीं है। बिजनेस तो मेरा दूसरा कुछ है बेचने का, लेकिन ये भी उसका ही भाग है, उसमें रिलेटेड है, तो उसमें इंसिडेंटल है, मतलब ऐसा इंसिडेंट हो गया तो करना पड़ा, या उसके लिए सहायक है, एंसिलरी करना पड़ा। इसमें नहीं बोला पैकिंग है, ट्रांसपोर्टेशन है, जो भी है आप कर रहे हो तो वो भी बिजनेस में इंक्लूड होगा। एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन इन द नेचर ऑफ सब क्लॉज ए वेदर और नॉट देयर इज अ वॉल्यूम, कितने वॉल्यूम में कर रहे हो, कितने बार बार कर रहे हो, फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी टाइम कर रहे हो, कंटिन्यूटी और रेगुलरिटी ऑफ सच ट्रांजैक्शन, ये भी नहीं देखा जाएगा। एक बार किया तो भी बिजनेस में इंक्लूड होगा, 10 बार किया तो भी बिजनेस होगा, बार बार कर रहे हो तो भी इंक्लूड होगा। इवन ओकेजनल ट्रांजैक्शंस आर आल्सो सब्जेक्ट टू जीएसटी। ट्रेडर ऑफ computer also providing consultancy for how to set up computer shop to his friend for consideration। कोई एक आदमी है, वो पहले चाय बेचता था, बाद में उसने अपना बिजनेस शुरू किया, तो एक टीवी चैनल वाला उसके पास आया और उसने बोला आप इंटरव्यू दो कि आपने कैसे चाय की दुकान से ये बड़ी दुकान खोली, बड़ा होटल निकाला आपने, आप इंटरव्यू दो। उसने बोला मैं कहाँ छोड़ के आऊँगा ये होटल वोटल, यहाँ कोई देखेगा नहीं, कोई दिखने वाला है नहीं। तो चैनल वाले ने बोला आपको हम 2 लाख रुपए देंगे, एक आधे घंटे का इंटरव्यू दो, हमारा टीआरपी बढ़ेगा। ऐसे हम लोगों से, जो समाज के ऐसे जो लोग हैं जो एक नॉर्मल लेवल पे थे या बहुत ही निचले स्तर पे थे, वो आगे कैसे आए, कैसे करोड़पति बने, इनका हम इंटरव्यू ले रहे। तो आप आओ 2 लाख रुपये हमको, जो आपका नुकसान होगा, समझो होटल बंद रखना पड़ेगा, जो भी है आप बंद रख के आओ, आपको 2 लाख रुपए मिल जाएगा। तो अब ये उसका बिजनेस नहीं है, ओकेजनली मिल गया उसको, वो बिजनेस कर रहा है, बिजनेसमैन है, उसके लिए उसको मिला। किसी भी तरीके से कुछ भी ऐसा मिलता है, any activity or transaction in the nature of subclause A, whether or not there is volume, frequency, continuity or regularity of such transaction, even occasional transaction are also subject to GST। trader of computer also, उसने सलाह दी, उसने इंटरव्यू दिया, उसमें इंटरव्यू में लोगों को कुछ बताया, मैसेज दिया, कुछ भी है, उसको पैसा मिल रहा है, उससे बिजनेस में इंक्लूड होगा। सप्लाई और एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज in connection with commencement or closure of business। गुड्स एक्वायर करना पड़ेगा। अब बिजनेस शुरू नहीं हुआ है, बिजनेस की शुरुआत कर रहे हैं, तो शॉप रेंट पे लिया, मशीनरी कुछ लेके आए, कंप्यूटर लेके आए, इंटीरियर किया, स्टॉक लिया, फिर अनाउंसमेंट किया अब ये डेट पे हम बिजनेस चालू करेंगे। तो एक्विजिशन ऑफ गुड्स इंक्लूडिंग कैपिटल गुड्स एंड सर्विसेज इन कनेक्शन विद कमेंसमेंट, जब शुरू करते वक्त जो आप भी एक्टिविटीज करते हो वो भी बिजनेस में इंक्लूड होगी। और बिजनेस बंद कर दिया, अब जो मटेरियल पड़ा हुआ है बेच दिया, फर्नीचर बनाया था बेच दिया, जो कैपिटल गुड्स थे, एसी होगा कुछ भी होगा, वो भी जो क्लोजर ऑफ बिजनेस है ये भी बिजनेस में इंक्लूड होगा। It covers purchase of capital asset or material before commencement of business or sale of stock or fixed asset at the closure of business। ओके, ये सारा बिजनेस से रिलेटेड है, डायरेक्टली ये है। और ये अभी कुछ एक्टिविटीज है यहाँ पे, ये बिजनेस का स्कोप इससे बढ़ गया। बिजनेस इंक्लूड क्या क्या होगा, इसका अभी स्कोप बढ़ गया। देखो, प्रोविजन बाय ए क्लब, provision by a club, association, society or any such body of the facilities or benefits to its member। क्लब के मेंबर होते हैं, एसोसिएशन के मेंबर होते हैं, सोसाइटी के मेंबर होते हैं, तो कोई भी ऐसी बॉडी हो उसके मेंबर होते हैं, तो उनके लिए कोई फैसिलिटीज बेनिफिट उस मेंबर को दे रहे हैं। तो फैसिलिटीज बेनिफिट गुड्स का हो चाहे सर्विसेज का हो,
वो भी बिजनेस में इंक्लूड होगा। फैसिलिटीज और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय क्लब एक्सेट्रा आर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज लाइक स्विमिंग पूल, टेबल टेनिस, क्रिकेट, रेस्टोरेंट फैसिलिटी, banquet हॉल और ओपन ग्राउंड, अकोमोडेशन फैसिलिटी, रूम्स, लाइब्रेरी, कॉन्फ्रेंस रूम दिया जाएगा तो वो बिजनेस में आएगा। अब सोसाइटी है, सोसाइटी का कुछ हॉल रहेगा, बराबर है? जो रेंट पे देते हैं। अब सोसाइटी में किसी के घर में कुछ प्रोग्राम है तो उन्होंने बोला वो हॉल दे दो, उसका सोसाइटी क्या बोलेगी, कोई भी मेंबर को अगर हॉल चाहिए तो उसको नॉमिनल रेंट देना पड़ेगा, नॉमिनल चार्जेस देने पड़ेंगे। तो ये अभी ओकेजनली हो रहा है, लेकिन वो सोसाइटी अगर करती है, हम बोलते हैं ना वो सीरियल आता है अपना क्या, तारक मेहता का उल्टा चश्मा, क्लब हाउस है बिल्डिंग में, बड़ी बिल्डिंग सोसाइटी क्लब हाउस, तो क्लब हाउस किसी को चाहिए तो फिर किसी को चाहिए तो अगर उसका कुछ चार्जेस लेंगे तो बाकी मेंबर ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे, उसका मैसेज तो नहीं होगा, तो कोई भी आएगा तो हमको चाहिए, हमारा प्रोग्राम है, ये है वो, कोई भी लेगा। तो कुछ रूल बनाएंगे कि जिसको चाहिए उसको 4 दिन पहले बुक करना पड़ेगा और उसको नॉमिनल चार्जेस है उसका एडवांस में पेमेंट करना पड़ेगा। तो फिर सोसाइटी को इनकम होगा तो बाकी मेंबर्स उसको ऑब्जेक्शन नहीं लेंगे और मेंटेनेंस के लिए वो पैसा भी काम आएगा। ये नॉर्मल टेंडेंसी है, ये नॉर्मल थॉट है, लेकिन ये बिजनेस में इंक्लूड किया गया। अगर सोसाइटी का जीएसटी नंबर होगा, सोसाइटी बड़ी होगी तो इसके ऊपर जीएसटी कलेक्शन होगा, जीएसटी चार्ज होगा, जो बिजनेस में आ गया। एडमिशन फॉर कंसिडरेशन ऑफ अ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस, एडमिशन फॉर अ कंसिडरेशन ऑफ पर्सन्स टू एनी प्रीमाइसेस। कोई प्रीमाइसेस है, स्टेडियम है, क्रिकेट ग्राउंड है, एंट्री टिकट टू अम्यूजमेंट पार्क, दिवाली मेला, सिनेमा थिएटर, एडमिशन का चार्जेस है। समझ में आ रहा है ना? ई और एफ में क्या हो गया, स्कोप बढ़ गया। क्रिकेट का मैच देखने जाएंगे, हाँ, तो एंट्री है ना, वो एडमिशन है। सर्विसेज सप्लाइड बाय पर्सन एज द होल्डर ऑफ एन ऑफिस which has been accepted by him, services supplied by person as the holder of an office which has been accepted by him in the course or furtherance of his trade, profession or vocation. An advocate get appointed as a member of the arbitration tribunal. CA in practice provided CFO or independent director services, he will be covered. Activities of a race club including way of totalizator or license to bookmaker or activities of a licensed bookmaker in such club. अब ये जो वे ऑफ टोटलाइजेटर, एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब, जो एक्टिविटीज ऑफ रेस क्लब होगी वो बिजनेस में इंक्लूड होगी। और उसमें क्या क्या इंक्लूड होगा, बाय वे ऑफ टोटलाइजेटर और लाइसेंस टू बुकमेकर और बुकमेकर, एक्टिविटीज ऑफ लाइसेंस बुकमेकर इन सच ए क्लब, ये भी इंक्लूड होगी। अब ये जो टोटलाइजेटर है एक डिवाइस होता है, अ डिवाइस शोइंग द नंबर एंड अमाउंट ऑफ बेट्स स्टैक ऑन अ रेस। कोई रेस है उसमें कितने लोग उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, टू फैसिलिटेट द डिवीजन ऑफ द टोटल अमंग दोज बैकिंग द विनर। अब उसमें एक समझो हॉर्स रेस है, रेस क्लब में हॉर्स रेस है, तो एक घोड़े पे 4 लोग बेट लगा सकते हैं, या 4 घोड़े उसके ऊपर 2-2, 3-3 लोग बेट लगा सकते हैं। तो बेट लगाने वाले कितने हैं, 10 है, 12 है, 15 है, 20 है, 200 है, 400 है, तो उसमें से कितना पैसा कलेक्ट हो रहा है, तो विनर को कितना पैसा जाएगा, ये दिखाएगा वो डिवाइस टोटलाइजेटर। तो चाहे उस डिवाइस से वो कर रहे हो या उनका कोई मैकेनिज्म होगा, उनका कोई क्राइटेरिया होगा, कोई मेथड होगी उनसे जिससे वो
विनर को पैसा दे रहे हैं, कुछ भी होने दो। और ये रेस क्लब चलाने का लाइसेंस बुक मेकर को मिला है। तो ये सारी एक्टिविटीज जो है रेस क्लब की एक्टिविटीज टोटलाइजर थ्रू जो बेट लगाया जा रहा है वो लाइसेंस टू बुक मेकर और एक्टिविटीज ऑफ अ लाइसेंस बुक मेकर, ये सारी एक्टिविटीज बिजनेस में इंक्लूड होगी। तो ज्यादा से ज्यादा अगर बिजनेस में कवर होता है, जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा कि पर्सनल एक्टिविटीज बिजनेस में नहीं होती, ये बिजनेस में नहीं आएगा, लेकिन बाकी जो ऑल फॉर्म्स ऑफ, जैसे मैंने बोला क्लब हाउस है तो वो सर्विस मिल रहा है, वो हॉल यूज करने का, उसका वो एग्रीमेंट कर रहे हैं या एडवांस ले रहे हैं, कंसिडरेशन मिल रहा है, पर्सनल सोसाइटी है। अब इसमें अगर वो बिजनेस में इंक्लूड नहीं हो जाता तो जीएसटी नहीं आता था इसके ऊपर, क्योंकि वो सप्लाई में एक तो चुक गया बिजनेस, ये हमारा बिजनेस नहीं है, हमारा हॉल है सोसाइटी का, हम लोग कोई ऐसा बाहर के लोगों को नहीं दे रहे। हाँ, तो मतलब हम प्रोफेशनल नहीं कर रहे हैं, वो कुछ भी बोलेंगे ना ऐसा। वो मेंबर्स के लिए दिया तो भी वो बिजनेस में इंक्लूड होगा। पैसा तो ले रहे हैं वो, पैसे का तो लेन देन है, लेकिन वो कवर होना चाहिए बिजनेस की पूरी डेफिनेशन में। तो डेफिनेशन में कवर होने के लिए यहाँ पे उन्होंने वो डाल दिया कि चलो EFGHI में मेन तो पहले जो बिजनेस एक्टिविटीज है, जो रूटीन बिजनेस है, जो फुल फ्लैग बिजनेस ही कर रहे हैं, तो उनका ABCD में कवर हो गया। तो एडिशनली डेफिनेशन को इतना लंबा खींचने की जरूरत क्या थी? तो ऐसे कोई छोटी मोटी एक्टिविटीज है जिसमें भी लाखों रुपए का आदान प्रदान हो रहा है, उसको भी जीएसटी में लाने के लिए और स्कोप बढ़ाने के लिए ये सब कुछ डाल दिया। ये है तो भी बिजनेस, ये है तो भी बिजनेस। अब इसमें बच गया कौन? अभी गवर्नमेंट है, तो वो स्पेसिफिकली एनी एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन अंडरटेकन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और एनी लोकल अथॉरिटी इन विच दे आर एंगेज एज पब्लिक अथॉरिटीज। This clause makes it clear that even the supplies of goods or services or both undertaken by the central government, state government or any local authorities shall also get covered in the definition of business. Business में हम किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, गवर्नमेंट बोल रहे हैं हम हमारी एक्टिविटीज भी इंक्लूड कर रहे हैं। इतना स्कोप बनाया बिजनेस का। अब जो हमने 7(1)A देखा, अब उसमें कुछ रह गया क्या? ऑल फॉर्म्स ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ सच एज सेल, ट्रांसफर, बार्टर, एक्सचेंज, लाइसेंस, रेंटल, लीज और डिस्पोजल मेड और एग्रीड टू बी मेड फॉर अ कंसिडरेशन बाय अ पर्सन इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अब पूरा क्लियर हो गया। तो 1-1.5 घंटा लगता है सिर्फ 7(1)A समझने के लिए, लेकिन 99 एक्टिविटीज तो इसमें ही है, सब इसमें कवर हो गया। लेवी किसके ऊपर हो रहा है? सप्लाई के ऊपर हो रहा है। सप्लाई गुड्स का हो, सर्विसेज का हो, बोथ का हो। अगर 7(1) में आ रहा है तो जीएसटी होगा। अब बी में देखो क्या है? इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन whether or not in the course or furtherance of business। सर्विस तो इंपोर्ट करोगे और बोलोगे मैंने बिजनेस के लिए लिया नहीं है, पर्सनल काम के लिए लिया है, तो ऐसा झूठ बोलने वालों को भी जीएसटी भरना पड़े। इसके लिए ऐसा किया होगा लॉ मेकर ने, इंपोर्ट ऑफ सर्विस कर रहे हैं क्योंकि बड़ा बंदा है, सर्विस इंपोर्ट कर रहा है वो। 7(1)B importation of services for consideration whether or not in the course or furtherance of business। The scope of importation of service in this subsection very wide। supply अगर ले रहे हो even if received in personal capacity and not in the course or furtherance of business, वो सप्लाई हो जाएगा। जैसे अभी 7(1)B में ये दिया है एज पर सेक्शन 7(1)B
इफ सर्विसेज आर इम्पोर्टेड विदाउट कंसिडरेशन। अब यहाँ पे क्या है, कंसिडरेशन है, लेकिन शेड्यूल वन में ऐसी एक्टिविटीज है जिसमें कंसिडरेशन नहीं होता। कंसिडरेशन नहीं होता तो सर्विस ऐसी भी है। यहाँ पे 7(1)(b) में क्या दिया, सर्विस ले रहे हो, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हो, उसका कंसिडरेशन पे कर रहे हो। वो पर्सनल कैपेसिटी के लिए हो, एज ए पर्सनल कैपेसिटी आपने यूज किया सर्विस को, या बिजनेस के लिए यूज किया, लेकिन वो सप्लाई में इंक्लूड होगा। और 7 अभी शेड्यूल वन में भी इंपोर्ट ऑफ सर्विस है, उसमें कोई कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन वो बिजनेस के लिए यूज किया, तो आगे देखेंगे, ठीक है। तो 2 बार इंपोर्ट का रेफरेंस आएगा, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस का रेफरेंस 2 बार आएगा। इंपोर्ट ऑफ सर्विस इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, एग्जाम्पल 1, सुपर कार्स लिमिटेड पुणे इंपोर्टेड नेविगेशन डिजाइन सर्विस फ्रॉम अ वेंडर इन सिंगापुर फॉर कंसिडरेशन of SGD Singapore dollars 20,000. Now Supercars Limited is liable to pay IGST on the above mentioned. GST कैसे भरेंगे? जो सप्लायर GST तो लगाएगा नहीं, गवर्नमेंट को GST मिलेगा नहीं, जो रजिस्टर नहीं होगा, तो रिवर्स चार्ज में GST भरना पड़ता है इसमें। मिस्टर केतन इज सप्लायर ऑफ गुड्स लोकेटेड इन न्यू दिल्ली। In July 2017, he imported business consultancy services from China for a stipulated consideration of $50,000. The importation of service in the given case shall fall within the ambit of term supply and shall be liable to IGST tax. लेवी होगा IGST। ये दोनों एग्जाम्पल क्या थे, इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस से। अगला एग्जाम्पल देखो, इंपोर्ट ऑफ सर्विस नॉट इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। मिस्टर राजेंद्र, एन अनरजिस्टर्ड पर्सन, प्लान्स टू परस्यू हिज हायर एजुकेशन इन यूके। ही रिसीव्स करियर कंसल्टेंसी सर्विसेज फ्रॉम अ यूके बेस्ड कंसल्टेंट फॉर ₹1,20,000। डज इट क्वालिफाई एज अ सप्लाई? ये सप्लाई है कि नहीं? अब ये अनरजिस्टर्ड पर्सन है, आंसर तो उसका यस है। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन whether or not in the course or furtherance of business is covered under supply. Hence, in the above case, it will be treated as supply. The UK-based consultant would be required to register as non-resident taxable person and shall discharge GST liability. NRTP का उसको रजिस्ट्रेशन लेना चाहिए। सप्लाई में तो आता है, तो इसके लिए गवर्नमेंट को टैक्स कैसे मिलेगा? रजिस्टर्ड पर्सन होगा तो रिवर्स टाइम में पे करेगा। और कोई सर्विसेज इस तरीके से मिल रही है, कटल सर्विसेज, तो गवर्नमेंट को जीएसटी नहीं मिलेगा। अगर ये कम्युनिकेशन ईमेल थ्रू हो रहा है या कोई ऐसे मीडिया थ्रू हो रहा है जो गवर्नमेंट को पता नहीं चलेगा, तो गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। कोई वेबसाइट है ऑनलाइन ले रहा है, तो गवर्नमेंट उसको बोल सकता है कि आप इस तरीके से ऑनलाइन सर्विस दे रहे हो, रजिस्ट्रेशन ले लो, यहाँ का जो लॉ है वो आपको एप्लीकेबल होगा, रजिस्ट्रेशन ले लो। लेकिन वो मतलब कोई चुकाएगा कैसे, भरेगा कैसे, गवर्नमेंट को पता कैसे चलेगा, वो डिफरेंट उसके ऊपर जो सोच है वो हो सकती है। टैक्स चोरी करने वाले टैक्स चोरी करेंगे। अपने को ये देखना है कि यहाँ पे सप्लाई होता है कि नहीं, और सप्लाई होता है तो तरीका क्या है टैक्स रिकवरी का। बस यहाँ पे इतना अंडरस्टैंडिंग क्लियर करने के लिए एग्जांपल लिया कि उसको जैसा कानून है उस कानून के अभी के जो प्रोविजन है, रूल है, उसमें उसको एनआरटीवी का ऑप्शन है, उसके लिए एनआरटीवी का रजिस्ट्रेशन उसको लेना चाहिए। और वो अगर वो ये फ्रिक्वेंटली कर रहा है या रेगुलरली कर रहा है तो रजिस्ट्रेशन रेगुलर लेना चाहिए। और अगर कभी कभार वो करता है तो फिर इसके लिए एनआरटीवी रखा है
NRTP ले लो, 90 दिन का आपका समय है, या 4 दिन के लिए कर रहे हो, 10 दिन के लिए कर रहे हो, टैक्स एडवांस में भर दो, बात खत्म। एग्जाम्पल 2, Mr. Sudhir is an advocate based in Kolkata. He shall import services of an architect for a consideration in respect of his personal home located in Kolkata in August 2017. Mr. Sudhir is an advocate based in Kolkata. In the given case, importation of services shall fall within the scope of the term supply, even if services shall be imported for personal purpose. किसी का रजिस्ट्रेशन नंबर होगा तो वो रिवर्स चार्ज में भर सकता है, अगर रजिस्टर होगा तो ठीक है, रजिस्टर नहीं होगा तो फिर कौन सा लॉ है जो उसको सप्लायर को कोई भी केस में अनरजिस्टर्ड पर्सन रजिस्ट्रेशन लेके जीएसटी नहीं भरेगा। इतना तो समझ में आ रहा है ना अभी। The scope of importation of service in this subsection is very wide, as such supply, even if received in personal capacity and not in the course of furtherance of business, shall also get covered in the scope of term supply. A हो गया, B हो गया। अब C में क्या है? The activities specified in Schedule 1 made or agreed to be made without consideration. अब यहाँ पे फॉर अ कंसिडरेशन था, इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस फॉर अ कंसिडरेशन था, अब कंसिडरेशन नहीं है, कोई ट्रांजैक्शंस है, एक्टिविटीज है जो स्पेसिफाई शेड्यूल 1 में दी, शेड्यूल 1 में। अब 7(1)(c) में शेड्यूल 1 दिया, 7(1)(c) में शेड्यूल 1 बनाया गया। शेड्यूल 1, द एक्टिविटीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल 1 मेड और एग्रीड टू बी मेड without the consideration and in the course or furtherance of business. Schedule 1. चार एक्टिविटीज है इसमें, परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट, पर्सनल असेट नहीं, बिजनेस असेट, वेदर ITC इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया था क्या उसके ऊपर, हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। तो ये परमानेंट ट्रांसफर है क्या, या किसी को यूज करने को दिया वो बाद में वापस करेगा, ऐसा नहीं है, दे दिया उसको। परमानेंट ट्रांसफर का मतलब ये, परमानेंट ट्रांसफर बोलो उसको, या डिस्पोजल निकाल दिया, फेंक दिया, स्क्रैप में दिया। बिजनेस का असेट, बिजनेस असेट, और उसके ऊपर ITC अवेल्ड किया था, हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट। अब दो ऑप्शन होते हैं, अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लेना है तो आप मत लो, उसका जो टैक्स है उसके कॉस्ट में ऐड हो जाएगा, तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा। जब उसका ट्रांसफर किया जाएगा तो ये एप्लीकेबल नहीं होगा, ये उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया नहीं था। सप्लाई ऑफ गुड्स, इसको मैं इसको एक्सप्लेन कर दूंगा और आगे, पहले पढ़ लेता हूँ ये क्या क्या है। सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ बिटवीन रिलेटेड पर्सन। अब रिलेटेड पर्सन क्या है, हमने देखा था वैल्यूएशन में देखा था, और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब कोई अलग बिजनेस है, दूसरे नंबर पे रजिस्टर है किसी पर्सन का, और स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 रजिस्ट्रेशन लिया था हमने दूसरे बिजनेस के लिए, वो देखा था। वेन मेड इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई ऑफ कोर्स, सप्लाई ऑफ गुड्स सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन को अगर दे रहे हैं, अब रिलेटेड पर्सन से आपका साला है, अब उसको सप्लाई दोगे, पैसा तो मिलने वाला नहीं है, रिलेटेड का साला आता है ना पैसा लेके जाता है, देने की तो बात छोड़ो। बिटवीन रिलेटेड पर्सन और बिटवीन डिस्टिंक्ट पर्सन स्पेसिफाइड इन सेक्शन 25 व्हेन मेड इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, सप्लाई ऑफ गुड्स बाय अ प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। अब ये भी आपने देखा वैल्यूएशन में, वैल्यू कितना बनेगा,
सप्लाई अपने एजेंट, प्रिंसिपल अपने एजेंट को दे रहा है सप्लाई, तो उसका कंसिडरेशन कितना लेना चाहिए ये वैल्यूएशन में बताया। जीएसटी पर्पज उसका कुछ तो कॉस्टिंग होना चाहिए, वैल्यूएशन होना चाहिए, आप उससे कंसिडरेशन लो या नहीं लो, लेकिन अगर उसके नाम पे इनवॉइस बनेगा, उसको सप्लाई होगा और वो आगे बेचेगा अपने इनवॉइस बना के, ठीक है। और एजेंट, प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट टू प्रिंसिपल, सप्लाई ऑफ गुड्स है, कंसिडरेशन नहीं है तो भी वो सप्लाई होगा। इंपोर्टेशन ऑफ सर्विस देखो फिर से आ गया अभी हमने 7(1)(b) में देखा था, शेड्यूल 1 में इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, ये किसी और से नहीं दे रहे, ये इंपोर्ट ऑफ सर्विस। यहाँ पे जो ऊपर जो हमने इंपोर्ट ऑफ सर्विस 7(1)(b) में देखी थी, ये इंपोर्टेशन ऑफ सर्विसेज फॉर अ कंसिडरेशन वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, ये किसी ऐसे ही पर्सन से ली जो रिलेटेड पर्सन नहीं है या कोई अदर एस्टेब्लिशमेंट नहीं है। और यहाँ पे क्या है, अदर एस्टेब्लिशमेंट है, सर्विस इंपोर्ट कर रहे हैं बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन। अब बिना पैसे के आपको सर्विस कौन देगा, विदाउट कंसिडरेशन कौन देगा? या तो आपका रिलेटिव फ्रेंड होगा, रिलेटेड पर्सन, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। यहाँ पे ये क्लियर है कि बिजनेस के लिए ही ले रहे हैं। रिलेटेड पर्सन से अगर आपने पर्सनल कैपेसिटी में कुछ लिया होगा तो वो कवर नहीं होगा, रिलेटेड पर्सन से लिया। मेरा एक फ्रेंड है, उसका भाई दुबई में इंजीनियर है, काम करता है वहाँ पे, तो कुछ भी नई चीज़ आ गई तो बेचता रहता है। अब जैसे इसका बच्चा बड़ा हो गया, कॉलेज जाने लगा, तो उसने लैपटॉप भेज दिया, और ऐसी बहुत सारी चीज़ें बेचता है, बहुत सारी कुछ काम होते हैं उनको, और उसको आगे जाके क्या करना है उसका कंसल्टेशन भी उसने किसी से करवा के दिया कि इसको आगे क्या सिखाना चाहिए, उसका IQ लेवल क्या है वो भी टेस्ट करके लिया, बहुत सारी चीज़ें वो करता है। उसके पास पैसा है और उसका भाई यहाँ पे है, उसकी भी शादी नहीं हुई है, तो बहुत सारी इनकी फैमिली के लिए बेनिफिट उसने दिए, बच्चे के लिए कंसल्टेशन भी दिया, लैपटॉप भी दिया। अब देखो इसमें इंपोर्ट ऑफ सर्विस हुआ, हाँ, जो दूसरे पर्सन से उसने करवा के दिया बाय पर्सन फ्रॉम रिलेटेड पर्सन। अब वो खुद भी उसको कंसल्टेशन देता है, खुद भी उसको गुड्स देता है। ये सारी चीज़ों में अभी देखो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज है, एक तो यहाँ पे ये देखो कि सर्विसेज है, उसने लैपटॉप दिया, गुड्स कवर नहीं होगा। रिलेटेड पर्सन से उसको सर्विस मिली है तो वो देखो सर्विस मिली है, और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट, कोई दूसरा वहाँ पे कंपनी है उससे उसको सर्विस मिली है। अगर वो सर्विस मिली है और बिजनेस के लिए ही है तो अब कंसल्टेशन पर्सनल पर्पस के लिए, बिजनेस के लिए नहीं है, उसने लड़के को दी, उसका रिलेटिव है, लड़के को कुछ भी कंसल्टेशन दी, डायरेक्ट दी या थ्रू किसी और से दी, लेकिन दी तो उसने ही है, ठीक है ना। आप कोई बिजनेस कर रहे हो, आप खुद करते हो या आपकी ओर से कोई और करता है और बिहाफ ऑफ यू कोई और करता है, तो आपने किया ना वो, तो उसने दिया, उससे सर्विस इंपोर्ट हुई, लेकिन वो बिजनेस के लिए नहीं थी, वो पर्सनल पर्पस के लिए थी, तो वो सप्लाई में नहीं आएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज बाय पर्सन फ्रॉम अ रिलेटेड पर्सन और फ्रॉम एनी ऑफ हिज अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया, इंडिया के बाहर से लिया है। इंपोर्ट उसी को कहते हैं ना जो इंडिया के बाहर से होता है। अब ये चार ऊपर पढ़ा हमने, थोड़ा उसको चार्ट में सेट किया, देखो बिजनेस असेट है मतलब वो गुड्स है, गुड्स है, सर्विस है, ये पहले क्लियर होना चाहिए। जो एक्टिविटीज टू बी ट्रीटेड एज सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन, कंसिडरेशन नहीं है। अब सप्लाई किसका है? शेड्यूल 1 में जो पैरा 1 है
पैरा 1 में बिजनेस असेट मतलब गुड्स है, परमानेंट ट्रांसफर हो गया उसका, उस गुड्स का परमानेंट ट्रांसफर हो गया और डिस्पोजल हो गया, और जिसका इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल किया था, ये सारी कंडीशन ट्रू है क्या वो देखो पहले। आपके बैलेंस शीट में वो असेट है क्या? बिजनेस असेट है, पर्सनल असेट नहीं, बिजनेस असेट है। दूसरा, उसका परमानेंट ट्रांसफर या डिस्पोजल हो गया, ये भी यस है तो आगे बढ़ो। उसका आईटीसी लिया था, नो, तो ये सप्लाई में नहीं आएगा, ये सप्लाई नहीं है। किसी को दे दिया, उसका आईटीसी नहीं लिया था, आईटीसी बिजनेस असेट बस, परमानेंट ट्रांसफर डिस्पोजल, तो ये पूरा कवर कर लिया। समझ लिया कि इसमें से क्या क्या देखना है। मेरे सामने ऐसी कुछ एक्टिविटीज आएगी तो सप्लाई है कि नहीं, ये कंसीडर करने के लिए, ये समझने के लिए, ये अंडरस्टैंड करने के लिए ये कुछ क्राइटेरिया है, कुछ टेस्ट है, वो करो। दूसरा, गुड सर्विसेज रिलेटेड पर्सन। अब एम्प्लॉयर एम्प्लॉई है, रिलेटेड पर्सन एम्प्लॉई है, कोई अदर्स है, जो रिलेटेड पर्सन में आते हैं। एक रिलेटेड पर्सन था, दूसरा डिस्टिंक्ट पर्सन था। अब इसमें सप्लाई किसका होगा? चाहे गुड्स का हो चाहे सर्विस का हो, दोनों का हो। इन द केस ऑफ रिलेटेड पर्सन और डिस्टिंक्ट पर्सन, एक्टिविटीज हो रही है, कोई ट्रांजैक्शन हो रहा है, कुछ गुड्स दिया जा रहा है, सर्विसेज दी जा रही, दोनों रिलेटेड पर्सन को या डिस्टिंक्ट पर्सन को। डिस्टिंक्ट पर्सन मतलब सेम स्टेट में सेपरेटली रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। डिस्टिंक्ट पर्सन, उसको अलग समझो। या दूसरे स्टेट में है, दूसरे यूनियन टेरिटरी में है, तो वो भी क्या हो गया? डिस्टिंक्ट पर्सन। मतलब एक पैन पे जितने रजिस्ट्रेशन है वो सब डिस्टिंक्ट पर्सन है। डिस्टिंक्ट पर्सन सेम स्टेट, सेपरेट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी और रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इन डिफरेंट स्टेट। उसमें गुड्स दिया, लिया, सर्विसेज दी, कंसिडरेशन नहीं लेंगे, अपना ही धंधा है, लेकिन वो सप्लाई में आएगा। सप्लाई है तो इनवॉइस बनाना पड़ेगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल कर सकते हैं, वो सब कुछ होगा। प्रिंसिपल टू एजेंट, एजेंट बेचेगा बायर को। दूसरा, प्रिंसिपल एंड एजेंट। वैसे हाँ, वैसे प्रिंसिपल एंड एजेंट है, वैसे एजेंट और प्रिंसिपल यहाँ पे उल्टा होना चाहिए। चेंज है कि नहीं? हाँ, यहाँ पे सप्लायर है, सप्लायर से एजेंट ने लिया और फिर प्रिंसिपल को दिया। मुझे माल चाहिए, माल नहीं मिल रहा है, तो मैंने आपको एजेंट अपॉइंट किया, आप माल ले लो, मुझे दे दो, पैसा मैं पे कर दूंगा। लेकिन जब वो आप माल ले रहे हो तो आपके नाम पे इनवॉइस बन रहा है, पैसा तो मैं पे कर रहा हूँ मेरे अकाउंट से, तो इसमें सप्लाई होगा। वो इनवॉइस आप बनाओगे, आपको रिविजन देना पड़ेगा। सेक्शन 24 में कंपल्सरेशन में, और इनपुट टैक्स क्रेडिट भी मिलेगा, कॉम्प्लायंसेस करना पड़ेगा, सब कुछ है। तो वो स्कोप में आएगा। चाहे कंसिडरेशन दे रहे हो नहीं दे रहे हो, एजेंट है, प्रिंसिपल है, तो उनकी ट्रांजैक्शन एक्टिविटीज सप्लाई में आएगी। इंपोर्ट ऑफ सर्विस, यहाँ पे सर्विस ही है और यहाँ पे गुड्स ही है। सर्विसेज, इंपोर्ट सर्विसेज फ्रॉम रिलेटेड पर्सन, इंपोर्ट ऑफ सर्विसेज फ्रॉम अदर एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड इंडिया। यस, तो एक ही चार्ट में चारों एक्टिविटीज कवर हो गई। सिर्फ उसके एग्जाम्पल आगे रखे अभी, तो ये क्लियर हो इसके लिए पहले हमने पढ़ लिया उसको क्या है, फिर उसका चार्ट बना दिया, फिर उसको आगे एक एक एग्जाम्पल ले रहे। तो एक चीज को हम 3 बार पढ़ेंगे। अब मैंने बता दिया, आपको जरूरी नहीं है कि मैं ज़्यादा इसको ट्रेस करूं, तो फटाफट कवर कर लेंगे। बाद में आप जब मैंने इस तरीके से बना दिया है कि जब भी समझो आप 6 महीना बाद, 1 महीना बाद कुछ आपको अरे सप्लाई में क्या पढ़ा था याद नहीं आ रहा है, निकालेंगे
थोड़ा तो याद आएगा कुछ पढ़ने के बाद में, तो इसके लिए मुझे इतना लिखना पड़ता है कि बाद में उसका रिकॉल हो। आप सुन लिया है, ये अभी मेमोरी में चला गया आपके, ये वेस्ट नहीं जाएगा, तो आगे वो रिकॉल होने के लिए मदद होती है। मैं भी खुद पढ़ता हूँ, तो मैंने पहले नोट्स बनाया था, इतना नहीं डाला था, तो मैं भूल जाता था अरे क्या मैंने क्या तब पढ़ा था। जब पढ़ाया था तब मैंने 4 बुक से रेफरेंस लिए थे और मैंने बता दिया था, लेकिन अब वो टॉपिक 3 महीने बाद फिर मैं दूसरा बैच चालू करता हूँ, थोड़ा भूल जाता हूँ, तो फिर मैंने नोट्स को अपडेट किया, चलो इसमें और भी एग्जाम्पल डालते हैं, थोड़ा पढ़ लूँगा सिखाने से पहले तो रिकॉल हो जाएगा। तो मेरे अनुभव से ही मैंने ये एडिशन किया, चार्ट बनाते हैं, जैसे ये अभी यहाँ पे लिख लिया, ठीक है ये लिख लिया, अभी चार्ट जैसे देखा मैंने, जैसे एक बार 1 मिनट के अंदर मुझे रिकॉल हो जाता है। चार्ट का ये फायदा है, तो जैसा अनुभव मैंने किया तो दूसरों को भी फायदा हो, डाल दिया। तो किसी के मैंने चार्ट देखे कोई और ऑथर के, मुझे लगा आप को भी चार्ट बनाना चाहिए, याद रहता है। एग्जाम्पल, एन इंश्योरेंस कंपनी डिस्पोजेस इट्स यूज कंप्यूटर। कोई बैंक है, इंश्योरेंस कंपनी को क्या करते हैं, कंप्यूटर डिसाइड करते हैं कि हम 2 साल यूज करेंगे, 3 साल यूज करेंगे, फिर उसको क्या करेंगे, किसी को दे देंगे। इट्स बुक वैल्यू 45,000, बुक वैल्यू 45,000 है, बाय गिविंग इट टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन। अब उनको मालूम है कि चलेगा या अच्छा है, लेकिन पॉलिसी है अपनी कंपनी की 2-3 साल में उसको नहीं रखेंगे, ट्रांसफर करेंगे, डिस्पोज करेंगे। अब उसने चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन दे दिया, लेकिन उसका 45,000 का बुक वैल्यू है, वो अब चला जाएगा, बुक में नहीं रहेगा, लेकिन उनको जीएसटी देना पड़ेगा इसके ऊपर। डिस्पोजल ऑफ द कंप्यूटर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी। ऐसे ही वो वहां से निकल नहीं जाएगा, जमा करना पड़ेगा जीएसटी, कंसिडरेशन नहीं है लेकिन जीएसटी देना पड़ेगा। किसी को दे दिया और उसको बोला ले लो, बाद में कैश में पैसा दे दो, तो जीएसटी नहीं मिलेगा। या कोई एम्प्लॉई है, उसने बोला कंपनी को खराब हो गया कंप्यूटर, रिपेयर को दिया था, अब कुछ नहीं मिल रहा है, तो स्क्रैप में दे दिया मैंने, या भी वो कुछ बात ही नहीं बनी, किसी को पता ही नहीं है वो कंप्यूटर रिपेयर हो गया था, क्या हुआ, दूसरा कंप्यूटर लिया या जो भी काम है वो चल रहा है, कुछ मशीनरी ऐसी बाहर गई पता ही नहीं, लेकिन बुक में तो है। जब ऑडिट होगा तो ऑडिटर पूछेगा, डायरेक्टर को तब पता चलेगा कि अरे ये कहाँ पे है, ये क्या हुआ इसका, ये मशीन कहाँ पे है, ये वो रिपेयर को दिया, तो वापिस लेके आओ। इन्होंने बाहर के बारे बेच दिया, बेचने जैसा नहीं था तो भी पकड़ा जाएगा ना अभी, तो इसको राइट ऑफ कर देंगे, निकाल देंगे उसको, तो इसका जीएसटी भरना पड़ेगा। जीएसटी भरना पड़ेगा, तो एसेट कहाँ पे, तो कितनी की एसेट थी जब ली, तो 3 साल यूज की, उसका डिप्रिसिएशन लेने के बाद में वैल्यू आज 45,000 है, तो उसका 5,000 तो मिलेगा ना, स्क्रैप में दिया तो किसने बेचा उसको, कौन लेके गया था, कुछ तो उसका फिर इंफॉर्मेशन निकालेंगे तो पता चलेगा कि इन्होंने पैसा खा लिया, ये भी तो फायदा होगा इससे। द डिस्पोजल ऑफ कंप्यूटर इज सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी। ऐसी चीजें हुई है मेरे सामने, इसके लिए मैंने एग्जाम्पल दिया। ऐसे मतलब इमेजिनेशन नहीं है, Example 2, Star Furniture Enterprise, a sole proprietor, is in the business of selling furniture. Its owner took a set of furniture to furnish his own bedroom permanently. परमानेंट ट्रांसफर किया। देखो यहाँ पे असेट का ट्रांसफर होगा, वो असेट चाहे स्टॉक इन ट्रेड मतलब करंट असेट में आता है, और फिक्स असेट कंपनी की कोई मशीनरी हो, फर्नीचर हो, फिक्स एसेट है, उसका ऑफिस में यूज होता रहेगा, बिजनेस में यूज होता रहेगा, लेकिन स्टॉक तो यहाँ से लेते हैं वहां से चला जाता है, लेकिन आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है ना, कंडीशन क्या है, असेट होनी चाहिए, बिजनेस की असेट है, यस, पहला टेस्ट तो यस हो गया, दूसरा इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, और तीसरा परमानेंट ट्रांसफर किया,
परमानेंट ट्रांसफर आप किसके लिए कर रहे हो? बिजनेस के बाहर चला गया ना असेट, तो किसके लिए कर रहे हो ये कोई सोचने वाली बात नहीं है, कर दिया ना बस उतना है। अब पर्सनल काम के लिए लो, किसको भी दो, खुद को भी दो, तो भी उसका जीएसटी भरना पड़ेगा। द ट्रांसफर ऑफ द फर्नीचर बाय द ओनर वेदर आर नॉट फॉर कंसिडरेशन इज ए सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सब्जेक्ट टू जीएसटी। आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया ना? यस। समझो अभी आपका मोबाइल का दुकान है, आपने मोबाइल लोगों को बेचने के लिए लिए, इसके लिए आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया। अब आपको तो खुद को मोबाइल लगेगा, आपके घर वालों को लगेगा, तो मोबाइल क्या आप बाहर से लेके आओगे? लेकिन अगर आपका मोबाइल का शॉप नहीं होता था तो आप बाहर से मोबाइल खरीदते थे। आपका टीवी का शॉप नहीं है, आप टीवी तो बाहर से खरीदते हो ना, तो गवर्नमेंट को जीएसटी मिलता है ना। तो अगर आपका खुद का शॉप है, आपने उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है, तो खुद को भी सप्लाई किया, तो भी गवर्नमेंट को उसके ऊपर आपकी लायबिलिटी बनती है, आप टैक्स दे, तो गवर्नमेंट ये बोल रही है। परमानेंट ट्रांसफर और डिस्पोजल ऑफ बिजनेस असेट वेयर इनपुट टैक्स क्रेडिट हैज बीन अवेल्ड ऑन सच असेट, कंसिडरेशन नहीं है, लेकिन ट्रांजैक्शन में जिसका आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम किया है वो अब बाहर जा रहा है। तो आपको आईटीसी क्यों दिया था? आप टैक्स कलेक्ट करो इसके लिए दिया था। तो आप बोलोगे मैं इसका इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया उठा, तो हाँ ठीक है, उतना इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम मत करो। या तो जो उसका आप रेडेड पर्सन को अगर सप्लाई किया तो कितना कॉस्टिंग बनना चाहिए वो देखो, वैल्यूएशन में उतना वैल्यू लगा के आप खुद को सप्लाई करो, या फिर उसका इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम मत करो। आपने चीज 10,000 को ली थी तो उसका समझो 12% जीएसटी होगा, तो उसका 1,200 रुपये टैक्स दिया था, तो बेचने का कॉस्ट आपका 12,000 है, तो जो 112 रुपये जो टैक्स आपने इनपुट टैक्स क्रेडिट लिया है वो तो छोड़ना पड़ेगा ना आपको। गवर्नमेंट को उतना तो बेनिफिट मिल जाएगा। इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल नहीं कर सकते, आउटवर्ड में टैक्स नहीं है तो इनवर्ड में नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बस एक एक वर्ड का इसके लिए देखो, एक एक वर्ड इसमें है। अगर आप बोलोगे मैंने इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया तो एप्लीकेबल नहीं होगा ना, वो टेस्ट फेल हो गया। यहाँ पे इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है, बिजनेस एसेट है लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं लिया है तो फिर आउटवर्ड में टैक्स नहीं होगा, चलेगा। तो ये सप्लाई में नहीं आता, फिर वो ट्रांजेक्शन सप्लाई में नहीं आएगा। दूसरा, सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज बिटवीन रिलेटेड पर्सन। एग्जाम्पल, हैप्पी लिमिटेड प्रोवाइड्स मैनेजमेंट सर्विसेज विदाउट चार्ज टू जॉय लिमिटेड हैविंग कॉमन डायरेक्टर्स। अब ये रिलेटेड पर्सन है, हैप्पी लिमिटेड ने जॉय लिमिटेड को मैनेजमेंट सर्विस दी विदाउट चार्ज, कोई चार्ज नहीं लिया, दोनों में एक डायरेक्टर कॉमन है, इट क्वालिफाइज एज सप्लाई एंड जीएसटी इज पेबल। दूसरा, एम्प्लॉयर और एम्प्लॉई है, यहाँ पे गुड्स और सर्विसेज बोथ सब कुछ आ गया इसमें। एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉई आर रिलेटेड एज पर सेम 15। Any supplies made by employer to employee even without consideration will be liable to GST। अब इसमें दिक्कत हो जाएगी कि अगर समझो दिवाली गिफ्ट दिया तो भी सप्लाई है। अभी दिवाली गिफ्ट का कोई पैसा थोड़ी मांगेगा, गिफ्ट है ना, गिफ्ट का पैसा थोड़ी मांगेगा। तो दिवाली गिफ्ट दिया, हाउएवर, तो इसके लिए यहाँ पे एक एक्सेप्शन रखा गवर्नमेंट ने, लॉ मेकर ने, कि गिफ्ट नॉट एक्सीडिंग इंडियन रुपीज 50,000, 50,000 तक कुछ भी गुड्स दिए, सर्विसेज दी, कुछ भी दिया तो वो टैक्सेबल नहीं होगा, उसका टैक्स नहीं भरना पड़ेगा। एम्प्लॉयर टू एन एम्प्लॉई शैल नॉट बी ट्रीटेड एज सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज, वो एग्जाम्प्ट होगा 50,000 तक।
लेकिन 50,000 के ऊपर टैक्सेबल हो जाएगा। जो ये दिवाली है, ये दिवाली पे क्या देंगे? एक गुजरात का देखो एक बिजनेसमैन था, उसने फ्लैट दिया था, गहने दिए थे, जिसकी भी वाइफ है उसके लिए गहने देंगे, या जिसकी माँ होगी उसके लिए गहने देंगे। तो उसने फ्लैट दिया, गाड़ी दिया, तो उसने बोला मैंने अभी सब एम्प्लॉयज़ को पिछले दिवाली में सबको घर दिया, उसके बाद में सबको व्हीकल दिया, अब मैं क्या दूँ? तो अभी फैमिली के लिए घर हो गया, फैमिली के लिए गाड़ी भी होगी, लेकिन फैमिली का मेन हिस्सा कौन होता है? वाइफ होती है। तो ये सबके वाइफ के लिए या उनके माँ के लिए मैं गहने दूंगा, तो उसने गहने दिए। तो इसमें जो कॉस्टिंग था गिफ्ट का वो 50,000 के ऊपर था। अब इसमें देखो कंसिडरेशन नहीं है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है, तो इसमें उसको टैक्स देना पड़ेगा जो गिफ्ट 50,000 के ऊपर का दिया उसके ऊपर। ये हमने देखा था रिलेटेड पर्सन का डेफिनेशन सेक्शन 15A में, रिलेटेड पर्सन का, और उसमें फैमिली का भी था 249 में, फैमिली मीन्स बस, और डिस्टिंक्ट पर्सन भी देखा था अपने ही बिजनेस को। इसके आगे सप्लाई ऑफ गुड्स बाय प्रिंसिपल टू हिज एजेंट। अभी यहाँ पे मुझे देने की जरूरत नहीं थी, अभी आप वैल्यूएशन समझो 4 दिन पहले ही पढ़े हो या एक हफ्ता याद है आपको, लेकिन 6 महीने बाद याद नहीं रहेगा ना, तब कहाँ ढूंढने जाओगे? यहाँ इसके लिए मैंने दिया कि ये देखो ये सेक्शन, अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है तो आप निकालोगे और देखोगे, लेकिन जो मिनिमम रेफरेंस होना चाहिए तो मैंने यहाँ पे दिया। अब इसका भी एक्सप्लेनेशन वहाँ पे दिया है ना, अब उतना इंटरेस्ट है और आपको उतना स्ट्रांगली रिकॉल करना है तो आप फिर वो देख के ही पढ़ोगे, लेकिन मिनिमम इतना तो याद आना चाहिए कि इसमें 7-8 क्लॉजेस थे, तो बस क्या क्या था तो पढ़ लो जरा। यहाँ पे जैसे अभी आ गया डायरेक्टर है, कॉमन डायरेक्टर, डायरेक्टर का क्या होता है इसमें, तो इसके लिए आगे दिया है, पढ़ोगे। हाँ, लीडर पर्सन में 2 कंपनीज है, एक डायरेक्टर कंपनी ए में भी है, वही डायरेक्टर कंपनी बी में भी है। हाँ, तो कुछ तो ये डेफिनेशन का एक्सप्लेनेशन वहाँ पे है। अभी यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा तो मेन सब्जेक्ट तो बाजू में रह जाएगा। तो जितना रिलेटेड पर्सन की संबंध में जितना था उतना तो मिनिमम आना चाहिए, तो उतना मैंने यहाँ पे रखा है। मिस्टर ओम ये बिजनेस ओनर है, मिस्टर ओम वो अपना बिजनेस करता है, तो उसको कोई पर्सन चाहिए जो उसके लिए कुछ परचेज करे या उसके लिए कुछ सेल करे। When Mr. Om, principal, located in Goa, supplied certain goods to his agent, Mr. Raj of Delhi. दिल्ली में उसने एक बंदा ढूंढा जिसको बोला मेरा सेल तू कर, and Mr. Raj undertakes to supply the said goods in Delhi on behalf of Mr. Om. ओम के लिए वो काम करेगा, राज ओम के लिए काम करेगा। ओम कहाँ पे है? गोवा में। राज कहाँ पे? दिल्ली में। तो यहाँ पे प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप आ जाता है। इन द अफोरसेड केस सप्लाई ऑफ गुड्स बाय मिस्टर ओम टू मिस्टर राज शैल फॉल विद इन द स्कोप ऑफ सप्लाई इवन इफ मेड विदाउट कंसिडरेशन एंड शैल बी लायबल टू जीएसटी। उसके ऊपर आईजीएसटी आएगा। जो गुड्स उसको भेजा जाएगा। अब इसमें देखो क्या प्रॉब्लम हो रहा था, इसमें ये जो प्रिंसिपल एजेंट वाला जो ये ट्रांजैक्शन है, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कमीशन लेके काम करते हैं। मैं आपके लिए है ना कस्टमर ढूंढूंगा, बायर ढूंढूंगा, आप मटेरियल दे देना उसको, लेकिन मेरा कोई फिक्स प्लेस ऑफ बिजनेस नहीं है, मैं घर से ही ऑपरेट करता हूँ, मोबाइल पे है, मेरा ऑफिस ही मोबाइल है, मेरा एड्रेस ही मोबाइल है, और मार्केट में मेरा आना जाना है, सबसे पहचान है। तो कौन सा मटेरियल बेचते हो आप? आपने बोला ये मटेरियल बेचता हूँ। फिर मैंने उसके बायर ढूंढे कि देखो ऐसा मेरे पास सप्लायर है, आपको बहुत ही रीजनेबल कॉस्टिंग में मटेरियल मिलेगा, डायरेक्ट फैक्ट्री से मिलेगा, आप ले लो। बायर ने बोला ठीक है बात करो आप।
फिर उसने कम्युनिकेशन करके दिया, ठीक है, एजेंट को और प्रिंसिपल को मिलवा दिया और उनका ट्रांजेक्शन हो गया। अब इसमें जो एजेंट है उस एजेंट को कुछ कमीशन मिला, वो खुद कुछ नहीं कर रहा है, मतलब डायरेक्टली आपसे कांटेक्ट नहीं होगा, मेरे से कांटेक्ट होगा। मैं एजेंट हूँ, मैं बोल रहा हूँ आप पीओ मेरे को भेजो, फिर मैं पीओ ऊपर भेजूंगा। तो आप क्या बोल रहे हो, मैं माल लूंगा लेकिन वो वहां बैठा है, जिम्मेदारी किसकी? वारंटी है, ये है, वो है, मटेरियल खराब हो गया तो ये सारी चीजें है ना। तो एजेंट क्या बोलता है, मैं बैठा हूं ना, तू बैठा है तो इनवॉइस तेरे से होना चाहिए, तू बैठा है तो पैसा तुझे दूंगा, कल मटेरियल खराब हो गया, वारंटी चाहिए, तुझे पकड़ूंगा। उससे हम लोग फोन पे ही बात कर रहे हैं, उसको कहाँ पकड़ने को जाएंगे। तो हमको यहाँ लोकल सप्लायर चाहिए, तो लोग लेते ही नहीं है मटेरियल, बाहर वाले आदमी से लेते ही नहीं है। तो आपको लोकल पर्सन देखना पड़ता है जिसके ऊपर लोगों का फेथ हो, ये अपना है, इससे लेंगे। अब वो किससे ले रहा है, वो उसका रिलेशनशिप है, लेकिन हम इससे लेते हैं तो अभी इसको देखना पड़ेगा कि अपने को वारंटी बराबर मिलेगी नहीं मिलेगी, सब कुछ इसको देखना पड़ेगा, धंधा करना है तो इसके लिए अपना दो पैसा किसी को देना किसी की इच्छा नहीं होती, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि एजेंट अपॉइंट करना पड़ता है, एजेंट थ्रू बिजनेस बढ़ता है तो एजेंट आ जाता है। लेकिन कुछ कुछ लोगों का एजेंट के लेवल पे काम करने का तरीका अलग होता है। कुछ एजेंट ऐसे हैं जो कमीशन लेंगे, इनवॉइस नहीं बनाएंगे। सेक्शन 24 में देखा हमने कि एजेंट को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, लेकिन कौन से एजेंट? कुछ एजेंट तो ऐसे भी होते हैं कि अगर सप्लायर को बोलते हैं कि आप माल दे दो, ठीक है, मैं एजेंट हूँ, आप माल दे दो इसको, ये आपको 30 दिन में पेमेंट दे देगा। वो बोलता है नहीं दे दो क्या, तू दिल्ली में है वो गोवा में है, हम दोनों दिल्ली में है लेकिन वो गोवा में है, तू उसके लिए बोल रहा है, वो कौन है तेरा? साला है, भतीजा है, कौन है तेरा? तो कुछ नहीं, सिर्फ हम बिजनेस करते हैं। तो वो नहीं देगा तो पैसा 30 दिन में, तो ये बोलता है मैं दूंगा। ऐसे भी एजेंट होते हैं। तो एजेंट के अलग अलग ये मतलब वो हाँ उससे मैं वसूल कर लूंगा। लोन कैसा होता है, लोन दे दिया, अगर एग्रीमेंट भी किया, सब कुछ किया, लेकिन पैसा नहीं दिया तो क्या, मेन रिकवरी होनी चाहिए ना। तो रिकवरी का एजेंट भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लेंगे उससे पैसा। तो अब कौन सा एजेंट है, एजेंट का जो रजिस्ट्रेशन के लिए उन्होंने कंपलसरी किया है, इसमें जो एजेंट बताया वो कौन सा एजेंट होना चाहिए, तो इसके लिए एक सर्कुलर निकाला, मतलब लोगों ने गवर्नमेंट से क्लियरिटी मांगा, कह रहे ये तो कमीशन एजेंट है, ये छोटा मोटा अपना पैसा लेता है और बाजी हो जाता है, इसको आप बोलोगे रजिस्ट्रेशन लो तो इसके लिए बहुत दिक्कत होगी। रजिस्ट्रेशन लेना, कॉम्प्लायंसेस करना, इसके बस की बात नहीं है। आप इसके पेट पे लात मार रहे हो। ऐसे लोगों को रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप लॉक बनाओगे तो ये तो फिर गब्बर टैक्स हो गया, ये गब्बर वाला टैक्स हो गया। ऐसा कैसे टैक्स बनाया आपने? तो ये क्लियरिटी है। स्कोप ऑफ प्रिंसिपल एजेंट रिलेशनशिप इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ शेड्यूल 1 ऑफ द CGST एक्ट रिगार्डिंग इन टर्म्स ऑफ, अभी ये क्या है, सर्कुलर है। तो सर्कुलर में गवर्नमेंट क्या देती है, जो हमारा लॉ है, मतलब एक्ट है, रूल है, नोटिफिकेशन है, वो सबके लिए क्या होगा, एप्लीकेबल होगा। लेकिन एप्लीकेबिलिटी कैसी हो रही है, इसमें कुछ कंफ्यूजन है। तो गवर्नमेंट सर्कुलर निकाल के उसमें क्लियरिटी देती है कि हमारा व्यू क्या है, जो लॉ बना है, चाहे नोटिफिकेशन से कुछ उन्होंने डिक्लेयर किया हो, चाहे रूल में कुछ बोला हो, चाहे एक्ट में सेक्शन में कुछ प्रोविजन में बोला हो, या कोई डेफिनेशन है उसमें कुछ बोला हो, तो उसका उनके लिए क्या मतलब है, ये इन्होंने बताया।
एजेंट क्या होता है? एजेंट का डेफिनेशन सेक्शन 2 में, हाँ, उसको क्लॉज बोलते हैं, क्लॉज में एजेंट मीन्स अ पर्सन इंक्लूडिंग अ फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, अराटिया, डेल क्रेडर एजेंट, एन ऑक्शनियर और एनी अदर मर्केंटाइल एजेंट बाय वॉट एवर नेम कॉल्ड. उसे आप कुछ भी बोलो, अलग अलग प्रदेश में अलग अलग वहाँ पे ट्रांजैक्शन में ये शब्द चलते हैं. लेकिन एजेंट का काम क्या होता है? वो खुद का बिजनेस नहीं करता. हु कैरीज ऑन द बिजनेस ऑफ सप्लाई और रिसिप्ट ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ ऑन बिहाफ ऑफ अनदर. दूसरे के लिए वो काम करता है. दूसरे का बिजनेस बढ़ाने के लिए वो अपनी एक्टिविटीज करता है, अपना ट्रांजैक्शन देता है, अपनी सर्विसेज देता है, अपना दिमाग लगा के काम करता है या अपनी पहचान का यूज करता है. तो वो एजेंट है. अब ये तो ठीक है, हम समझ रहे हैं, लेकिन हम तो सिर्फ कमीशन लेते हैं, वो छोटा पार्ट मिलता है हमको. अभी यहाँ पे एक बात थी, ये सर्विस दी मैंने, 20 लाख का लिमिट दिया है, सेक्शन 22(1) एप्लीकेबल करो. सेक्शन 24 क्यों कर रहे हैं? उतना पैसा हमको मिलता नहीं है. इनके लिए देखो अभी क्या है, ये टर्म पहले हो गया. The term agent is defined in terms of the various activities being carried out by the person concerned in the principal-agent relationship and the supply or receipt of goods or services or both has to be undertaken by the agent on behalf of the principal. इतना हमने समझ लिया. और ये अभी एंट्री है, ये एंट्री है, सप्लाई ऑफ गुड्स एंट्री है. अब इसमें उन्होंने ये सब कुछ स्टोरी बता दी, ये ऐसा ऐसा है, ये है, पूरा है. तो जो रिप्रेजेंटेशन गवर्नमेंट के पास जाती है, पब्लिक से, बिजनेसमैन से, कि ये क्लियर करके दो, तो फिर वो सर्कुलर निकलता है. अब इसमें देखो सिनेरियो 1, मिस्टर ए अपॉइंट मिस्टर बी टू प्रोक्योर सर्टन गुड्स फ्रॉम द मार्केट. मिस्टर बी आइडेंटिफाइज various suppliers who can provide the goods as desired by A. A के लिए B goods देख रहे and ask the supplier Mr. C to send the goods and issue the invoice directly to A. B ने क्या किया? A के लिए C को ढूंढा और बोला A को आप goods भेजो. और invoice मेन क्या है? Issue the invoice directly to Mr. A. In this scenario, Mr. B is only acting as a procurement agent. मतलब उसको गुड्स पाने के लिए, देने के लिए मदद कर रहे हो. And has in no way involved himself. आगे तुम्हारा कुछ भी होगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है, तुम तुम्हारा देख लो. लड़की वालों, लड़के वालों, आप आपस में बात कर लो. आगे कुछ आपका डिस्प्यूट होगा तो मैं जिम्मेदार नहीं. मैं तो इनको जानता था, इनका लड़का था, उसका एज बताया, इन्होंने बोला लड़की देखो, आप मेरे पहचान के, आपकी लड़की शादी करने आपने मुझे बोला, तो मैंने बोला ये इसने बोला. अब ये कैसे मुझे मालूम नहीं, और इनको भी बोला लड़की वाले कैसे मुझे मालूम नहीं, तुम तुम्हारा देखो, मेरे को मत बोलो. कल तुम्हारा झगड़ा होगा, मुझे बोलोगे यार इनका लड़का ऐसा कर रहा है वैसा. मुझे इसके बारे में कुछ मालूम नहीं, इनका फैमिली बैकग्राउंड कुछ मालूम नहीं. मुझे कभी मिलते थे, हाई फाई करते थे, कभी हम लोग रुकते थे, चाय पीते थे, पर ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है मुझे इनके बारे में. बस जान पहचान में दोनों का आपका अच्छा हो जाए, यही एक इंसानियत के नाते में आप दोनों को एक दूसरे को मिलवा रहा हूँ, रिकमेंड कर रहा हूँ. बाकी आगे मेरी जिम्मेदारी नहीं. वैसे ये इनवॉइस उससे बनवाया, पेमेंट तुम तुम्हारा देखो, पेमेंट टर्म्स तुम तुम्हारे देखो. तो ऐसे एजेंट को अभी क्या करोगे? ये उसमें आएगा. आगे देखो, इन दिस सिनेरियो मिस्टर बी इज ओनली एक्टिंग एज द प्रोक्यूरमेंट एजेंट एंड हैज इन नो वे इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द सप्लाई और रिसीप्ट ऑफ द गुड्स. हेंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट मिस्टर बी नॉट एन एजेंट
ऑफ मिस्टर ए फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन टर्म्स ऑफ शेड्यूल 1। शेड्यूल 1 में ऐसे वाले एजेंट शामिल नहीं होंगे। विदाउट कंसिडरेशन गुड्स दिया है, एजेंट को कोई पैसा नहीं देंगे ना हम, एजेंट थ्रू बिजनेस हो रहा है, प्रिंसिपल एजेंट एस्टैब्लिशमेंट हो गया, लेकिन यहाँ पे तो कोई लेन देन नहीं ना। इनवॉइस किसके नाम पे, इनवॉइस किसके नाम पे बन रहा है, ए के नाम पे। अगर हाँ तो ए के नाम जो भी अभी आईटीसी मिलेगा वो जिसके नाम पे इनवॉइस बनेगा उसको मिलेगा। तो कंसिडरेशन चाहे तीसरा आदमी दे, पैसा देने वाला कोई भी हो, लेकिन इनवॉइस उसके नाम पे बनेगा। गवर्नमेंट को टैक्स मिल रहा है, इसको कमीशन दिया हुआ कुछ, लेकिन वो प्रिंसिपल एजेंट के रिलेशनशिप में वो वाला एजेंट कवर नहीं होगा, उसको उसका कमीशन मिल गया। अब वो अगर कमीशन उसका सर्विस हो गई, वो अगर एक्सेप्ट करेगा 20 लाख, तब उसको रिलेशन देना पड़ेगा। सेक्शन 24 में उसको एप्लीकेबल नहीं होगा, और शेड्यूल 1 में भी उसका जो इन्वॉल्वमेंट है उसके लिए उसको एजेंट नहीं माना जाएगा, एजेंट नहीं समझा जाएगा। दूसरा एग्जांपल, मिस्टर XYZ, अ बैंकिंग कंपनी, अपॉन मिस्टर बी। मिस्टर बी क्या करता है, ऑक्शनियर है, टू ऑक्शन सर्टेन गुड्स। लीला बोलते हैं ना, तो लीला करना है, बेचो इसको। द ऑक्शनियर अरेंजेस फॉर द ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर्स। बोली लगाने वाले, बोली लगाओ। द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड and the goods are sold to the highest bidder by Messrs XYZ. The invoices for the supply of the goods is issued by Messrs XYZ. XYZ के नाम से बिका to the successful bidder. In this scenario, the auctioneer is merely providing the auctioneering services with no role played in the supply of the goods. Even in the scenario, Mr. B is not an agent of Mr. XYZ for the supply of goods. शेड्यूल 1 वाले एजेंट में ये भी कवर नहीं होगा। एजेंट हमने किसको बोलते हैं, ये ऊपर देखा, एक कोई पर्सन है जो कोई और पर्सन के लिए आइदर गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, चाहे उसको सप्लायर देगा या चाहे उसको कस्टमर देगा, कोई तीसरा पर्सन, तो वो एजेंट है। तो ये दोनों केस में क्या था, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व था, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ही कम थी, आगे का कुछ भी जिम्मेदारी उसका नहीं, बस वो कर देगा ये ट्रांजैक्शन तो वो बाहर हो जाएगा। तो ये इसको एजेंट नहीं कहा जाएगा शेड्यूल 1 के लिए। अब तीसरा देखो, एक आर्टिस्ट है, मिस्टर ए एन आर्टिस्ट, उसने बी को अपॉइंट किया, बी को अपॉइंट किया। अब वो उसका पेंटिंग बेच रहे हैं, ठीक है, पेंटिंग बेच रहे हैं। अब जो पेंटिंग का सप्लाई होगा, ऑक्शन एंड आइडेंटिफाइज द पोटेंशियल बिडर्स, द हाईएस्ट बिड इज एक्सेप्टेड एंड द पेंटिंग इज सोल्ड टू द हाईएस्ट बिडर। लेकिन यहाँ पे इनवॉइस कौन बनाएगा, ए बनाएगा या बी बनाएगा, ये देखो। The invoice for the supply of the painting is issued by Mr. B on the behalf of A. A नहीं बना रहा है इनवॉइस, बस ए के नाम पे वो पेंटिंग बिक गई। ए ने बोला मैं आऊंगा नहीं, सब कुछ तू ही करेगा, बी को बोला मेरे पास टाइम नहीं होता और मैं लोगों से ज़्यादा मिलता नहीं हूँ, बात करता नहीं हूँ, बस ये मेरे पेंटिंग है, ये लेके जा, मार्केट में मेरा नाम है, तू ये लेके जा, दिखा, बस मेरा एक वीडियो बना के ले कि ये पेंटिंग मैं ले रहा हूँ, इसके लिए मैंने इसको अपॉइंट किया है, आप जो भी डील करेंगे अभी के लिए, आगे के लिए उससे ही कांटेक्ट करोगे, मुझसे कोई कांटेक्ट नहीं करेगा, मैं सिर्फ अपना काम करूँगा पब्लिक के लिए। तो मुझे मेरा माइंड पीसफुल रखना होता है, मैं किसी को मिलता नहीं हूँ, कृपया अगर आपको मेरी पेंटिंग अच्छी लगती है आप खरीद सकते हो। बस उसने अपना एक इतना 2-3 सेंटेंस का वीडियो बना दिया, उसको दे दिया कि मैं ये कर रहा हूँ, ये मेरे पिक्चर्स है, ये डेट है, ये डेट को मैंने इसको ही करने को बोला है,
ये वीडियो आगे यूज ना करें, हाँ, जनरल स्टेटमेंट नहीं है, ये स्पेसिफिक स्टेटमेंट है। इस डेट में ये बेचने के लिए आएगा तो बस उसको मैंने अथॉरिटी दी है, ये वीडियो में वो बोल रहे हैं। अब वो जा रहा है, अब जो बेचेगा पैसा अपने नाम पे लेगा, इनवॉइस तो अपने नाम पे बनाएगा। The invoice for the supply of the painting is issued by Mr. B on behalf of Mr. A, but in his own name, and the painting is delivered to the successful bidder. In this scenario, Mr. B is not merely providing auctioneering services, but is also supplying the painting on behalf of Mr. A. सिर्फ वो एजेंट नहीं है, वो सप्लायर भी है, and has the authority to transfer the title of the painting on behalf of Mr. A. The scenario is covered under Schedule 1. Schedule 1 में ये वाला एजेंट आएगा, ये आएगा। A similar situation can exist in the case of supply of goods as well as where the C&F agent कंपनी से सीमेंट लेते हैं, एक कंपनी है, समझो अंबुजा सीमेंट है, कुछ भी कंपनी है, इंडिया सीमेंट है, वो क्या करते हैं, यहाँ पे जो लोकल डिस्ट्रीब्यूटर होता है उसको बोलते हैं आप है ना, जो यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन करने वाले लोग हैं, चाहे बिल्डर हो चाहे कॉन्ट्रैक्टर हो, उनका सीमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आप ले लो। हमारे मार्केटिंग पर्सन भी होंगे, वो उनसे जाके ऑर्डर लेंगे, कुछ भी काम करेंगे, आपको ही ऑर्डर मिलेगा। आपके भी आदमी होंगे, वो जाके ऑर्डर लेंगे और हम आपको गुड्स देंगे, आपके थ्रू वो क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो वो C&F एजेंट हो गया, वो कैरी करेगा और वो फॉरवर्ड करेगा। तो एक ट्रेन में भर के समझो 5000 बैग्स आते हैं, तो 5000 बैग्स को जब वो वहां से सेंड कर देंगे तो यहाँ पे उतारने का काम इसका, वो अपने कंट्रोल में लेने का काम उस एजेंट का है। पैसा जिनको गुड्स मिलेगा उनसे उसको आएगा, वो अपने नाम पे इनवॉइस इशू करेगा। 60 दिन का क्रेडिट है तो 60 दिन में पैसा रिटर्न देने की जिम्मेदारी उसकी होगी। पैसा उसको जैसा मिल जाएगा वो कंपनी को देगा, लेकिन कंपनी डायरेक्ट बिलिंग नहीं करती है एंड यूजर को, मतलब जो यूज कर रहे हैं उनको, जो कंजम्पशन कर रहे हैं उसको कंपनी डायरेक्टली वो बेच नहीं रही। कंपनी सिर्फ C&F एजेंट को देती है, लेकिन उसके नाम पे इनवॉइस बनता है और वो आगे बिल्डर को, कॉन्ट्रैक्टर को वो मटेरियल सप्लाई भी करता है, मतलब उसको चार्जेस कम लगते हैं। समझो मार्केट कॉस्ट 500 रुपीज़ पर बैग होगा तो इसको 200 में आएगा, बाकी इसका खर्चा, इसका मैनेजमेंट, इसका एडमिनिस्ट्रेशन, इसका ऑर्डर लेने के लिए आदमी जाएगा, उसका खर्चा उसको उसमें मिल जाता है, लेकिन कंपनी उसको कम कॉस्ट में बेचती है। सिमिलरली सिचुएशन कैन एग्जिस्ट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स एज वेल एज वेयर द C&F एजेंट और कमीशन एजेंट टेक्स possession of the goods from the principal and issues the invoice in his own name. वो इनवॉइस खुद के नाम पे इशू करते हैं। In such cases the C&F commission agent is an agent of the principal for the supply of goods in the terms of Schedule 1. तो वो Schedule 1 में कवर होता है। अब इसमें एक पॉइंट आगे दिया, द डिस्क्लोजर और नॉन डिस्क्लोजर ऑफ द नेम ऑफ द प्रिंसिपल इज इमटेरियल इन सच सिचुएशन। वो मटेरियल वो ले रहे कंपनी से, उसका नाम कस्टमर को पता हो नहीं, मतलब आप एजेंट हो, आप जिसको बेच रहे हो वो किससे आया कि उसको पता हो नहीं पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप शेड्यूल 1 में आ जाओगे, आप एजेंट हो तो। सीनियर ऑफ 4 मिस्टर ए सेल्स, अब ये थोड़ा टाइम लेगा ना, टाइम हुआ है, इसको मैं कर लेता हूँ, ठीक है, यहाँ पे रुकते।